हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके कि इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक सेम प्लेन में होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम इससे आगे पढ़ते हैं। अभी पढ़ रहे हैं कि एंगल ऑफ डिविजन निकालना। डिविजन में हिंदी में बोलते हैं विचलन। विचलन कोण ज्ञात करना, यानी कि लाइट अपने जो एक्चुअल पाथ है उससे कितना डेविएट हो गई है, यानी उसने अपना पाथ कितना चेंज कर लिया है। तो एंगल ऑफ डिविजन निकालने के लिए क्या करते हैं, अब आपने पढ़ा था कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे, सपोज करो इंसिडेंट रे ए बी है, ए बी एक इंसिडेंट रे और बी से सी ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, एन और एन डैश ये आपकी नॉर्मल है, ये आप पढ़ चुके हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे इनके बीच में जो एंगल बनता है ये इंसिडेंट एंगल होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर सपोज करो यहाँ मिरर नहीं होता तो ये लाइट कहाँ जा रही होती, ये लाइट अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए इधर जा रही होती, यानी ये लाइट अगर अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करे तो इस लाइट को एक्चुअल में इधर जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि मिरर होने की वजह से रिफ्लेक्ट होकर के इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है इसी को आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, यानी ये अपने पाथ से कितना हट गई है, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं इसको। तो लिख सकते हैं इसको एंगल ऑफ डिविएशन को डिनोट करते हैं डेल्टा से। अगर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो सपोज करो अभी आप इसको देखें तो ये क्या एक लाइन है, एक लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम एंगल निकालने लगे तो हम क्या करेंगे I प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइन है ये क्या है, एक सीधी लाइन है, यानी कि लीनियर एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालते हैं डेल्टा की तो ये हो जाएगा 180 माइनस I प्लस आर। अब आपको ये भी पता है कि I R के इक्वल है, तो या तो आप I को R इक्वल पुट कर लें या फिर R को आप I के इक्वल पुट कर लें। तो आप डेल्टा इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस 2I, या और क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 2R के इसको लिख सकते हैं, ये भी आपका पॉसिबल है। तो सेकंड और क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज करो आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों में से कोई भी ना दिया गया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल ऑफ डिविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आपको दिया गया हो ग्लांसिंग एंगल, यानी कि आपको थीटा गिवन हो। थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल है, पढ़ चुके ग्लांसिंग एंगल क्या होता है। तो जिस एंगल पे लाइट रे मिरर पर आती है, तो मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उससे हम एंगल ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ ग्लांसिंग बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि नॉर्मल जो होती है मिरर के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। आपको ये भी कंफर्म पता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अभी फिर से वही करते हैं कि ये हमारी एक लाइन है, यानी कि ये लिनियर एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर हम जोड़ लें 90 माइनस थीटा, यानी I की जगह पुट कर लें 90 माइनस थीटा, और R की जगह भी हम पुट कर लें 90 माइनस थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 से दोनों 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू माइनस थीटा, जब उधर जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ डिविजन हम 3 फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो हो गया आपका 180 माइनस 2 इंसिडेंस एंगल मल्टीपल ऑफ इंसिडेंस एंगल, ट्वाइस ऑफ मल्टीपल ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये ट्वाइस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल है 180 माइनस, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ग्लांसिंग एंगल। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है कि अगर आपसे पूछ रहे टोटल एंगल ऑफ डिविजन, टोटल एंगल ऑफ डिविजन का मतलब यह है कि जहां पर एक से या 2 से ज्यादा बार लाइट रिफ्लेक्ट हुई हो, यानी कि आप कई सारे मिरर एक साथ पुट कर दें। सपोज करो आपने एक मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है, एक मिरर फिर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, और आपके पास फिर से एक मिरर और है जो यहाँ पर लगा हुआ है, और एक इंसिडेंट रे आती है। अगर ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी, या पढ़ चुके हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे चलेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस मिरर पे आती है
और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर निकल जाती है। यानी ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस मिरर के इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो एंगल ऑफ डिविजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें इसको कहां जाना था, इसको यहां पे जाना था। तो एंगल ऑफ डिविजन के लिए अगर आप देखें तो ये अपने पाथ से कितनी लाइट, इतना डेल्टा 1 लाइट को यहां पे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट कितना बैंड हो गई, ये डेल्टा 2 और ये हो गया डेल्टा 3। तो एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। अब बात यह आती है कि माइनस क्यों हुआ। अगर आप इन दो एंगल को ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है ये इधर लाइट बेंड हुई है, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इस वाले एंगल को देखें तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आपका ये वाला जो एंगल है वो क्लॉकवाइज है। तो हमें एंगल में ध्यान रखना होता है कि क्लॉकवाइज अगर है तो सबको प्लस ले रहे हो तो एंटी क्लॉक आपको माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉक वालों को प्लस ले रहे हो तो जो क्लॉकवाइज एंगल है वो आपको माइनस में लेने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास कोई मिरर है, वो मिरर पे आप पढ़ चुके हैं कि कोई लाइन हम एज्यूम करते हैं जो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पे, इसे आप नॉर्मल कहते हैं। अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मल पे, अगर कोई लाइट नॉर्मल पर ही इंसिडेंस हो जाए तो वो लाइट वापस रिफ्लेक्टेड होकर भी नॉर्मल से ही चली जाएगी, इसे आप नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर आई और आर दोनों एंगल की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी टॉपिक ये खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर आपकी लाइट बीम, सपोज करो बहुत सारी लाइट बीम है और वे पैरेलल आती है, यानी पैरेलल लाइट बीम अगर आपकी किसी भी प्लेन सरफेस से आके टकराती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वे भी सभी पैरेलल होंगी, इसे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हो। मैं थ्योरी लिखी भी है, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेना और उसको उतार लेना अपनी नोटबुक में। इसमें लिखा है अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। सपोज करो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ऐसा हम फील कर लेते हैं प्लेन मिरर है। अगर इस पर इंसिडेंट रे आती है, सपोज करो इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है। अगर आप कोई दूसरी इंसिडेंट रे लेके आते हैं तो ये भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अगर कोई और इंसिडेंट रे लेंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप कोई और इंसिडेंट लाइन लेंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी जितनी भी इंसिडेंट रे थी वे सारी क्या थी, आपस में पैरेलल थी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वे भी आपस में पैरेलल होंगी। ऐसा फिनोमेना कब देखने को मिलता है कि जब आपकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस हो। सेकंड आता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर कोई सरफेस यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो मिरर ना हो, कोई पेपर हो या फिर कोई रफ सरफेस हो, तो उसपे क्या होता है, रफ सरफेस पे होगा ये अगर कोई लाइट बीम, पैरेलल लाइट बीम यानी पैरेलल इंसिडेंस रे मिरर पे आती है तो वो सभी क्या होंगी, वो रिफ्लेक्टेड होकर के पैरेलल नहीं होंगी। यानी कुछ नहीं कहा जा सकता उनकी डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन ये कंफर्म कहा जा सकता है जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। तो आपका सिंपल है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो आपकी पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम भी पैरेलल होंगी। लेकिन आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो पैरेलल हो, एक्चुअली पैरेलल होती ही नहीं है, तभी ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि आपको कुछ टर्म पता होनी चाहिए जब आप रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको छोटी छोटी जो टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस पर आगे जाके न्यूमेरिकल कर पाएंगे या फिर आगे आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी चीज जो कि मिरर के सामने रखी हो, जिसकी आप इमेज बनाना चाहते हो, वो सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो होती है अपनी बॉडी से या तो लाइट इमिट करती है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सपोज करो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे ऊपर क्या की बल्ब की लाइट आ रही है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे में जा रही है, तो इसका मतलब
सामने रखा हुआ मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, या फिर ये बोर्ड भी आपके लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो ये आपका कोई मिरर है, ये घर पे कोई मिरर है और आप लोग कोई शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आप अभी मिरर के सामने अगर खड़े हैं, ये लो, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो अब आप है क्या, तो आपकी जो बॉडी है वो मिरर के सामने है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, आपके रूम में क्या है, बल्ब लगा होगा या फिर एलईडी लगी हुई लाइट होगी यहाँ पे, तो ये लाइट आपके ऊपर आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर कल मिरर में जारी होगी और इससे क्या होगा कि मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी और आपको लगेगा कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब ये है कि मिरर के सामने जो बॉडी रखी हुई है जिसका आप इमेज जनरेट कर रहे हैं, यही आपका ऑब्जेक्ट है। और मैंने सब इसलिए लिखा है ताकि आपको डेरिवेशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं बोल के समझाऊंगा तो आपको आप लिखेंगे कैसे फिर, तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में आने में, इसलिए मैं ऑलरेडी बोर्ड में पहले से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग व्हिच गिव आउट लाइट रे इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी जो कि लाइट अपनी बॉडी से बाहर इमिट कर रही हो, या तो खुद इमिट कर रही हो या फिर लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी बॉडी से बाहर जा रही हो, वो क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये बोर्ड भी आपके लिए ऑब्जेक्ट है। और अगर आप इस मार्कर को देखते हैं, ये भी आपको एक ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा। लेकिन अगर सिर्फ मिरर के सामने रख दूं तो मिरर में जो उसकी पीछे इमेज दिखाई देगी वो इमेज होगी, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि आप इमेज में से मार्कर उठा के निकाल लो, नहीं, ये ऑब्जेक्ट जो सामने रखा हुआ है। तो टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज करो मिरर के सामने कोई पॉइंट दे दिया जाता है, आपसे बोलेगा कि एक मिरर है और मिरर के सामने 3 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई छोटा बल्ब है, या फिर कोई आप कह सकते हैं लेजर लाइट की कोई छोटा सा पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसको भी डॉट से डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे सामने रखा होगा उतने ही पीछे की तरफ उसकी इमेज बनती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेशन इमेज में सारा डिटेल में होंगे जाके। तो ये कह रहा है अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर सपोज करो आप मिरर के सामने आप खुद खड़े हो गए तो क्या आप क्या है, आप एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मिरर में दिखाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसको आप ऐसे नहीं दिखाएंगे, आप केवल एक एरो दिखाते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एरो। इसकी कोई हाइट होगी, सपोज करो आपकी हाइट है 1 मीटर, तो 1 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में हम एरो के हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज क्या होगी, कोई भी इमेज जिसे कि आप स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हो, यानी स्क्रीन पर आप ले सकते हो, वो आपकी रियल इमेज होती है। कैसे, सपोज करो आपके पास एक मिरर है, सपोज करो हमारे पास एक कर्व सरफेस मिरर है, इसमें अगर लाइट जाती है, सपोज करो हम सन का इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इस मिरर से, तो लाइट इसकी रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस पे आ जाती है और फोकस पे आके इमेज बनती है। अगर आप यहाँ एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रख ले तो इसके ऊपर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, ऐसी इमेज जिसे कि आप किसी स्क्रीन पर ले सकते हो, उसे आप रियल इमेज कहते हैं। अगर आप मूवी हॉल में जाते हैं तो मूवी हॉल में क्या है, स्क्रीन लगी होती है, आप लोग यहाँ सब बैठे होते हो, पीछे से फोकस आ रहा होता है, तो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन होती है। यानी इमेज फॉर्मेशन अगर आपका स्क्रीन पे हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक रियल इमेज है। इसके बाद आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है एक ऐसी इमेज जिसे आप स्क्रीन पे ना ले सको। जैसे क्या, सपोज आप पढ़ रहे थे, मिरर है, मिरर के सामने एक लड़का तैयार होने के लिए खड़ा है, तो इसकी इमेज पीछे दिखाई देती है। सपोज करो मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के पीछे की तरफ मैं दिखाई दूंगा ना खड़ा हुआ मुझे मिरर के अंदर। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि उस इमेज को आप मिरर के पीछे अगर कोई न्यूज़पेपर ले या पेपर ले या सपोज करो कोई स्क्रीन ले, आप मेरी इमेज को सिर्फ फॉर्म नहीं कर सकते हैं। केवल मैं इसमें दिखाई दे सकता हूँ मिरर में, लेकिन मेरी इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। यानी कि आप पेपर लगा के कुछ भी करके उस इमेज को नहीं ला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। द इमेज व्हिच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अ इमेज सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू मिरर, केवल आप मिरर में देख सकते हैं। तो अपने घर में जब आप शीशा देखते हैं, रोज तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस के लिए, तो जब भी आप खुद का इमेज देखते हैं तो आप ध्यान रखिए वो आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं है। क्योंकि मिरर के पीछे आप रियल में नहीं खड़े होते हो और न ही आप उस इमेज को किसी भी स्क्रीन पे आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट है इसमें, अगर हम दो छोटे से टॉपिक है जो ध्यान नहीं दिए, क्योंकि मुझे
मुझे लगा कि आपको आते होंगे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, पूछ रहे थे कुछ कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि टॉर्च है, बल्ब है, सन है, इनके पास क्या खुद की लाइट है। इनको दिखाई देने के लिए जरूरी नहीं कि किसी की लाइट की रिक्वायरमेंट हो, ये आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। सन देखने के लिए आपको टॉर्च नहीं जलानी पड़ती, सन देखने के लिए सन आपको दिखाई देता है क्योंकि उसके पास खुद की लाइट है, वो खुद की लाइट इमिट करता है। लेकिन अगर आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें, इनको देखने के लिए किसी दूसरे की हेल्प से लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो तो मेरे ऊपर क्या है, एलईडी की लाइट आ रही है, और वो लाइट क्या है, कैमरे के थ्रू आपकी आईज में जा रही है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। तो मैं क्या हुआ, मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। चेयर, बोर्ड, यानी जितनी भी चीज आपके चारों तरफ दिखाई देती है जिसके अंदर खुद की लाइट ना हो, उन सभी को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। और इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आगे हम और वीडियो बनाते रहे आपके लिए और आपको अच्छे से